सौंपी जाएगी। और बता दें आपको कि फाइनली यहाँ पर फैसला होता हुआ नजर आ चुका है। राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरे पर यहाँ मोहर लग चुकी है। और देखिए यहाँ पर जनता के साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक दलों में भी खलबली मचती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अटकलें और कयासों का जो बाजार गर्म हो रहा था वो ये था कि शायद वसुंधरा राजे को ही यहाँ पर दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हो सकता है बाबा बालकनाथ को भी यहाँ पर नया मौका दिया जा सकता है, दिया कुमारी को भी दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लंबी कतार लगी हुई थी नामों की सीएम पद के लिए, ऐसे ही राजस्थान में भी एक लिस्ट में कम से कम 6 से 7 नाम मौजूद थे। लेकिन यहाँ तो ये देखिए कि लिस्ट से तो एक भी नाम यहाँ पर नहीं आया। और यहाँ पर जो नाम आया है वो नाम है, यहाँ पर मैं बात करूं तो जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, तो देखिए यहाँ पर राजस्थान के भजन लाल शर्मा के नाम पर मुख्यमंत्री की जो है वो मोहर लग चुकी है। और यहाँ पर विधायकों की मीटिंग के बाद यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल कर आई है। और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ पर भजन लाल शर्मा का जो नाम आगे मेंशन किया है वो खुद वसुंधरा राजे ने मीटिंग के बीच में किया है। बताते चले आपको, भजन लाल शर्मा यहाँ पर आरएसएस संघ से ही है यहाँ पर जुड़े हुए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो मोहन यादव हैं वो भी यहाँ पर आरएसएस संघ से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर भजन लाल शर्मा भी अभी आरएसएस संघ से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और रेणुका सिंह को साइड हटाकर, दिग्गज चेहरों को साइड हटाकर नया चेहरा लेकर आए। उसके बाद मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी दिग्गज चेहरों को साइड हटाकर वहां मोहन यादव को लेकर आए। अब यहाँ राजस्थान में भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि सब दिग्गज चेहरों को साइड में रखकर किसी अन्य चेहरे पर दाव यहाँ पर खेलती नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। और जो सोचा था आखिरकार वही हुआ। यहाँ पर एक नए चेहरे पर दाव खेल दिया भजन लाल शर्मा। देखिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यादव वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओबीसी चेहरे पर दाव खेला है, तो क्या अब ये मान लेना चाहिए कि राजस्थान में यहाँ शर्मा वोट बैंक को साधने के लिए, यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ बड़ी चाल खेली है भारतीय जनता पार्टी ने। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी अमन जी मौजूद है यहाँ पर। अमन जी से जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार राजस्थान पर वो नजर बनाए रखते हैं। अमन जी कैसे देख रहे हैं, क्या मंशा हो सकती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कि यहाँ पर उन्होंने भजन लाल शर्मा को उतारा? देखिए बिल्कुल लगातार उम्मीदों के मुताबिक जो हम सोच रहे थे कि शायद वसुंधरा या फिर कोई ऐसा चेहरा आएगा, लेकिन उम्मीदों के विपरीत फैसला आना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या ये कोई बीच का रास्ता इख्तियार किया गया है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का नाम जिससे सीएम पद की लिस्ट जो कह सकते हैं रेस में सबसे आगे था, और तुरंत नाम आ जाता है मोहन यादव का। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आज भी राजनाथ सिंह जो एक ऑब्जर्वर बन के गए हुए थे, उनकी बंद कमरे में राज्य से मीटिंग होती है, और मीटिंग के बाद जिस तरह की कह सकते हैं गहमा गहमी होती है और तुरंत नाम निकल कर आता है भजन लाल शर्मा का, जो कह सकते हैं कि एक ऐसा चेहरा जिसके ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले तक कोई सोच भी नहीं पा रहा होगा, कोई विचार भी नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से यही बीजेपी की खासियत है कि वो अपने नामों को इतना गोपनीय रखती है, अपने कामों को इतना गोपनीय रखती है कि उसके ऊपर सोच विचार करना किसी के भी बस की बात नहीं है। और चूंकि अब भजन लाल शर्मा का नाम निकल कर सामने आया है, तो वाकई वो कह सकते हैं कि बीजेपी के कर्मठ कह सकते हैं कि कार्यकर्ता रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, 4 बार वो महामंत्री रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उनके ऊपर बीजेपी का भरोसा बहुत ज़्यादा है। और एक बात इसमें नेहा जी हमें देखने वाली और भी है कि छत्तीसगढ़ में आप जो है बीजेपी जो है विष्णुदेव साय जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनका जो नाम है वो फाइनल करती है। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि जो मोहन यादव हैं ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनका नाम फाइनल करती है। और वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर जो है वो एक तरीके से भजन लाल शर्मा यानी कि सवर्ण को भी वो एक तरीके से कि उनका नाम भी फाइनल करती हुई नजर आती है। तो ये पूरे के पूरे समीकरण ये बताते हैं बीजेपी हर धर्म संप्रदाय समुदाय तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है, सबको खुश करना चाहती है, और ये बताना चाहती है कि देखिए हम जो लगातार कहा भी जाता है कि सवर्णों की एक तरीके से बीजेपी की मंशा है कि जो अपर कास्ट है उनके साथ में बेहतर तालमेल बैठाया जाए। लेकिन बीजेपी अब ये फैसला कर चुकी है कि वो हर समुदाय को साथ लेकर चलेंगे, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग से आता हो या फिर वो सवर्ण वर्ग से आता हो। तो ये बीजेपी ने
ने एक बार फिर मंशा अपनी स्पष्ट कर दी है भजन लाल शर्मा को लेकर, और साथ में ये भी संदेश दिया है कि उसने तीनों ही बड़े दिग्गज चेहरों को साइड लाइन करके कहीं ना कहीं अपनी आने वाली भविष्य की रणनीति को भी तय कर दिया है। किसी एक की मोनोपोली बहुत समय तक नहीं चलेगी, चाहे वो राज्य हो, शिवराज हो या फिर रमन सिंह हो। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कोई भी हो, यहाँ पर ज्यादा दिन जो है कि यहाँ पर किसी की कुछ नहीं चलने वाली है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करनी है चाहे कैसे भी की जाए। और कहीं ना कहीं कुछ ही दिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना यह बयान दिया था, जब उनसे पूछा गया था कि आखिरकार ऐसी क्या सीएम फेस की मीटिंग हो रही है बार बार कि यहाँ पर 8 से 9 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक सीएम चेहरा नहीं यहाँ पर उतारा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अमन जी कहा था कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और साथ ही साथ यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, हर चेहरे को बड़ा ही देख रेख के यहाँ पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कोई ऐसा नया चेहरा लाने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है जिसकी छवि एकदम दूध की तरह सफेद हो यहाँ पर। और आपने देखा ही कि यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गजों को साइड कर कर एक नए नए चेहरे को उतारा जा रहा है। क्या ये जो नए चेहरे को उतारने का मकसद है, इसके पीछे की जो मंशा है, क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की पूरी कोशिश है? क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि मध्य प्रदेश में यादव को उतारा, यहाँ पर शर्मा को उतार दिया, और अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में तो वहां आदिवासी समुदाय को पूरी तरह साधने की कोशिश हो रही है। जैसे कि अभी आपने बताया, क्या हर जाति धर्म के वोट बैंक को यहाँ पर अपनी तरफ लुभावने की पूरी कोशिश हो रही है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि वाकई बीजेपी अपनी बेदाग छवि तो बनाकर रखना चाहती है, साथ में नए लोगों को भी आगे लेकर आना चाहती है, जातिगत जो समीकरण है उसको भी बनाना चाहती है। और जो 2024 के लिए हम सोचते हैं प्लान करने का, जो लगातार कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं कि भुलावे में जीती है, और जो बीजेपी लगातार एक्टिव होकर अपनी योजनाओं पे काम करती है, यही दोनों के अंदर शायद अंतर है। और यही बात कहने की बार बार नजर आती है। भले ही बीजेपी ने समय लिया, टाइम लिया, और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने नेताओं को मैनेज करना जानती है। उसने तीनों ही नेताओं को, खासकर वसुंधरा को जिनको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि शायद वो बात नहीं मानेंगी, बीजेपी 2 हिस्सों में बंट जाएगी, बीजेपी के अंदर बागी सुर कह सकते हैं कि एक्टिव हो जाएंगे। और तमाम बार जो राज्य को देखा गया कि वो अपने विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, और ये भी लगातार कहा जा रहा था कि भाई राज्य हो सकता है पार्टी को तोड़ फोड़ कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो भजन लाल शर्मा है ये वसुंधरा के बेहद करीबी हैं, उनके बेहद करीबी, इसीलिए उनका नाम निकल कर सामने आया। तो देखिए कैसे बीजेपी ने कहावत जैसे कहते हैं हम लोग कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, उस तरह के काम को करते हुए यहाँ पे नजर आई है। उसने सीएम पद भी देखिए धीरे से अनाउंस कर दिया और राज्य को भी मना लिया, क्योंकि उनको मनाना सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किल काम था। लेकिन राजनाथ सिंह जैसे धुरंधर जब वहां पहुंचते हैं तो ना सिर्फ वसुंधरा को मनाते हैं बल्कि तमाम जो विधायक हैं उनको भी मनाते हैं और भजन लाल शर्मा के नाम पे मोहर लगा देते हैं। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है बीजेपी के लिए, अगर उस लिहाज से सोचा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई बार यहीं पे मात खा जाती है, आपस की जो अंतर कलह है उसको लेकर सामने आ जाती है और पार्टी कई बार देखा गया है कि टूट जाती है। जैसा हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सिंधिया को जब नहीं मना पाए, सिंधिया जब नहीं मान पाए, तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी टूट गई। तो यही दोनों के बीच फर्क है और बीजेपी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उसको अपने नेताओं को, खासकर जो बड़े लेवल के नेता उनको मनाना आता है। दूसरी बात आपने कहा कि हो सकता है इनकी जिम्मेदारी आने वाले 2024 के चुनाव में कुछ और बड़ी नजर है। बिल्कुल मुझे भी ये लगता है नेहा जी कि 2024 को लेकर बीजेपी का जो प्लान है वो मेरे ख्याल से अब तैयार है। उसने पूरी तरह मन बना लिया है कि जो तीनों ही राज्यों में उसने जीते, यहाँ से अगर आपको याद हो ठीक तो 2019 में 25 की 25 सीटें राजस्थान से बीजेपी के पक्ष में आई थी और इसी को लेकर वो ये सोचती है कि 2024 का चुनाव हो तो वहाँ से पूरी की पूरी सीटें उनके पक्ष में आए। तो ऐसे में जो बीजेपी ने रणनीति कह सकते हैं कि बनाई है, जो ये सियासी एक तरीके से चाल जो उसने चली है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को और तमाम जो विपक्षी जो कह सकते हैं दल है उनको मात देने के लिए काफ़ी है। क्योंकि 2024 को लेकर ये लगातार कहा जा रहा था कि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से छिटकते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यूपी में बीजेपी उतनी ताकतवर नज़र नहीं आती, बिहार में उतनी ताकतवर नज़र नहीं आती, महाराष्ट्र में उतनी ताकतवर नज़र नहीं आती, बंगाल में उतनी ताकतवर नज़र नहीं आती। लेकिन बीजेपी ने ठीक इसको उलट खेल करके
करके कहीं ना कहीं विपक्षी दलों पर दबाव बना दिया है, जो इंडी गठबंधन है उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और कई बार जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, उन्होंने ये मुमकिन करके दिखा दिया है कि कैसे अपने नेताओं को मैनेज करना है और कैसे नए नए चेहरों को लेकर सामने आना है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर अमन जी ने कही है कि कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने हर प्लान को बड़ी सोच समझकर चलती है, और ऐसे ही नहीं आप तीनों राज्यों में जीत दर्ज की है। देखिए जैसे कि अभी अमन जी ने यहाँ पर बताया कि सेमीफाइनल के जीत से ही यहाँ पर पता चल जाता है कि फाइनल में कौन सी पार्टी यहाँ पर आने वाली है। सेमीफाइनल में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है, तो क्या अब यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करेगी? तो इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।